अच्छा, 1965 में जब आपने रेडियो ज्वाइन किया तो इब्तदा में कौन से प्रोग्राम आपने शुरू किए? क्या आपको पोर्टफोलियो क्या मिला? मैं 6 महीने मैंने म्यूजिक किया। अच्छा, म्यूजिक म्यूजिक क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि जाहिर है आपका वो, जैसे बैंक वाले साहब ने आपसे कहा कि मियां तुम बैंकर नहीं लगते, तुम जाओ। तो जब आपको म्यूजिक का पोर्टफोलियो दिया गया या शोबा दिया गया तो क्या महसूस करते थे आपके अफसरान के आपने म्यूजिक की कितनी रमक? नहीं, ये ऐसे ही दे दिया गया। यह मेरा म्यूजिक का प्रोड्यूसर नहीं है कोई। और या कोई सीनियर मेरे अफसर, पहले अफसर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर थे वो सज्जाद तिरमिजी थे। अच्छा, सज्जाद तिरमिजी वो भी ड्रामे के आदमी थे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं बिल्कुल। अच्छा। तो वो ये म्यूजिक के थे सारे। तो सज्जाद तिरमिजी ने मुझे बताया, और पहला यानी आज मैंने प्रोड्यूसर ज्वाइन किया है, रात को 2 स्टूडियो से प्रोग्राम मैंने किया, पहला प्रोग्राम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली। क्योंकि सज्जाद तिरमिजी ने बैठ के मुझे पैनल, वो याद है, दो जो आखिरी स्टूडियो था, स्टूडियो 9 के साथ जो बूथ था, स्टूडियो नहीं, आई एम सॉरी, बिफोर नहीं, बल्कि हाँ 14 के बराबर भी जो था, 11 जिसके 2 वो थे। तो उन्होंने मुझे बैठ के बताया कि ये यहाँ से बोल रहा होगा, तुम्हारे पास स्क्रिप्ट होगा, जब ये बोल लेगा तो तुम उसको दे दोगे, वहाँ से म्यूजिक शुरू हो जाएगा, वहाँ से लट्टू घुमाना। हाँ। अच्छा, कितना अर्सा आप म्यूजिक के शोबे में रहे? 6 महीने। 6 महीने। उस जमाने में भी देखिए ना, रेडियो पाकिस्तान कराची में क्या क्या आर्टिस्ट थे, क्या क्या लोग थे उस वक्त। सर मैं आपको एक बात बताऊं, म्यूजिक के शोबे में हाँ ऐसी आवाज़ें। देखिए, हम उस्ताद हामिद हुसैन खान, उस्ताद सारंगी वाले, सारंगी वाले, और फिर दूसरे थे परी पैकर अल्लाह दित्ता काबला नवाज, उनको कहते थे परी पैकर अल्लाह दित्ता। बड़े हसीन आदमी थे और इतना ही खूबसूरत तबला था उनका। अच्छा, आपके ज़माने में बीच बीच में मैं ऐसी रफ़ी गज़नवी भी रहे आपके ज़माने में? मेरे रफ़ी गज़नवी मेरे ज़माने में रहे हैं, माजिद मरहूम। अच्छा, मेरे दोस्त थे। यानी आपको एक हैरत की बात बताऊं कि वाहिद आदमी था तो बुखारी साहब से टक्कर लेता था, वाहिद आदमी था बुखारी साहब, क्योंकि बुखारी साहब से जो टक्कर लेता था बुखारी साहब उसका तवल्ला करा देते थे। आगा जान की भी टक्कर रहती थी उनसे, बड़ी जबरदस्त। यगाना चंगेजी के बेटे, उनकी भी रहती याद चंगेजी। अच्छा, अब आप 62 में आ गए तो कितने दिन के बाद जंग शुरू हुई? कोई 4-5 महीने के बाद अयूब खां की तकरीर मैंने और उन्होंने, अयूब खां की तकरीर मैंने और रफ़ी गज़नवी ने एक साथ सुनी थी। तो वो तकरीर इतनी 5 मिनट की तकरीर थी, दिन के 11 बजे के करीब शुरू। और मैंने आपको बताऊं, दिन के 11 बजे के करीब शुरू। मेरे अजीज अहमद वाली ना, मेरे अजीज अहमद। अच्छा, वो नहीं वो नहीं। हाँ, वो तो आज हमको ललकारा है भारत के। सर वो तकरीर वही से शुरू, ओपनिंग वही से मेरे। अच्छा, वो मैंने कहा सुनी, मैं छुट्टियों पे कराची आया हुआ था। अच्छा, तो आप तो बच्चे हो? सॉरी नहीं, कहाँ के बच्चे, मैं यहाँ SM साइंस कॉलेज में पढ़ता था। बच्चे ही थे 64-65। हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो वो वहाँ मेरे पास छोटा सा ट्रांजिस्टर था। हाँ। किसी ने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये जहाँ ये अपने चश्मों, ये साबरी न्यारी के पास बस स्टॉप है, जहाँ ये दुकानें हैं चश्मे वश्मे की, वहाँ थोड़ी देर को बस रुकी और मेरी बस से मेरे पास ट्रांजिस्टर था और वो पूरी बस ने मेरे उस छोटे से ट्रांजिस्टर से ये तकरीर सुनी। अच्छा, मैं पूछना आपसे चाह रहा हूँ, तो उस वक्त के कोई दिलचस्पी कहेंगे वाकयात, उसके दौरान कैसा माहौल था, किस तरह से अचानक रेडियो बदल गया ना, अचानक रेडियो पूरा बदल गया। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नहीं पायलट्स जो होती हैं, जो फाइटर पायलट होता है
वो जगह का पता कैसे चलाता है? फाइटर पायलट को जगह का मालूम कैसे होता है? कैसे होता है? टारगेट कैसे पता चलता है? उसको नहीं, मतलब उसको कराची मारना है, जाके कराची पे उसको हमला करना है, तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि कराची कहाँ है? तो वो शॉर्ट वेव फिर ट्यून करते थे रेडियो। पायलट करता है उसको। तो अगर आपने न बंद किया हो, जब पायलट का उससे पता चल जाता है कि हिंदुस्तान का एक पायलट आ रहा है, तो आप वो बंद कर देते हैं। तो एक शख्स था जो सिर्फ रेडियो ऑपरेटर था। उसकी ड्यूटी थी ये कि तुम्हें जब सायरन बजेगा ना, सायरन बजने का मतलब ये था कि अब आ रहा है जहाज, तो सायरन बंद होते ही शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर बंद कर देते थे। उसकी ड्यूटी थी उस आदमी की कि वो जुबली सिनेमा पे रहता था, उसकी ड्यूटी लगाएगी तो उसके करीब बैठा करेगा जो बंद करने की जगह है, और जैसे ही बहुत सायरन बंद होगा वो घर चला आता था, और घर पे आन के वो सो जाता था, और जैसे सायरन बजता था वो दौड़ लगाता था, और दौड़ लगा के, यानी जुबली सिनेमा इतने करीब था रेडियो पाकिस्तान के, तो वो जाके उसको बंद करते थे। अच्छा, जैसा पूछ रहे थे मेमन साहब कि जब 65 की जंग शुरू हुई तो रेडियो के उस वक्त बिल्कुल प्रोग्राम तब्दील हो गए, म्यूजिक पूरी वर्किंग बदल गई आप होगी। देखिए ना क्या क्या नगमात, रेडियो पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है 65 की जंग में, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं आप। उसके ऊपर तो बिल्कुल घंटों बात की जा सकती है कि घंटों बात की जा सकती है। ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये अच्छा ये भी याद रखिए कि उस वक्त तक रेडियो का हेडक्वार्टर यही था। हाँ, कराची में वहाँ था गार्डन रोड पर बेंजीरो सिनेमा के सामने। हाँ, 19 डिपोट्स डिपोट लाइन वहाँ था इसका। तो सारे प्रोग्राम जो थे वो कराची स्टेशन से होते थे, तो हम खड़े होकर खबरें पढ़ते हुए देखते थे शकील अहमद को। वो जो खबरें पढ़ी हैं ना उसने जस्सा और वो फलाना और वो पठानकोट जस्सा। अच्छा, शकील अहमद वाहिद आदमी था जो अजब तरह से खबरें पढ़ता था। वो खबरें मैंने कभी किसी को उस तरह खबरें पढ़ रहे नहीं था। वो खबरें ऐसे पढ़ता था, ऐसे। हाँ, नहीं लहक लहक के नहीं, और उसकी गर्दन चलती जाती थी लाइन के साथ साथ और पढ़ता जाता था। तो उस जमाने में ही हुआ करता था कि खबरों के लिए वो एक आदमी लेके आता था, गत्ते पे लगी थोड़ी थोड़ी देर के बाद लेके आता था, और वो पढ़ते रहते थे। और ख़ास तौर पर रेडियो पाकिस्तान के लोग शकील अहमद को देखने के लिए मौजमा हो जाते थे कि खबरें क्या आएंगी। देखिए ना जनाब, क्या ज़माना था वो रेडियो का कि शकील अहमद, अनवर बहजाद, और आज तक लोग याद करते हैं। और जंग में जो उन्होंने जिस अंदाज में खबरें पढ़ी हैं, जो जोश और जज्बा। अब आप ये देखिए कि अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो शायद वो जोश और जज्बे की जरूरत नहीं है। खबरों के लिए जरूरत बड़ा है। इंडिपेंडेंट आदमी को होना चाहिए और खबर, लेकिन वो वक्त ऐसा था। देखिए ना, आपने अपना वाकया सुना है कि आपके पास ट्रांसिस्टर था, लोगों ने सुना। मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था जब जंग हुई, और हमारे एक टीचर मोहम्मद अता, उनका इसमें ग्रामी था, 6ठा पीरियड था, वो जो आधी छुट्टी होती थी ना उसके बाद पहला पीरियड था उनका। उन्होंने आके कहा कि आज जंग शुरू हो गई है इंडिया पाकिस्तान। एक तमाम बच्चों के ऊपर एक हैबत गजब की जंग क्या है। हालांकि हम कोयटा में थे, वो बॉर्डर से बहुत दूर है, वहाँ कोई खंदकें खुद रही हैं। और आपको याद होगा कि उस जमाने में हम बच्चे, एक स्लोगन दिया गया था कि अगर आप 1 केडी पैसा देंगे पूरी कौम, वो एक टैंक आ जाएगा। ईदी साहब ने शायद ये या किसी ने हुकूमत पाकिस्तान का बड़े बड़े वो लगे थे ट्रंक्स। तो हम बच्चे, कोई घर से 5 पैसे ले आता था, कोई 10 पैसे मांग के ले आता था, और वो उसमें डालते थे और एक दूसरे को फख्र से बताते थे कि आज हमने 10 टैंक खरीद लिए। वो कहता था मैंने 5 खरीद लिए। तो आप फरमाइए
कि फिर आपको क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई थी? आप देखिए ना, आप पता नहीं उस वक्त म्यूजिक में थे या नहीं, क्या क्या नगमात लिखे गए, रातों रात वो प्रोड्यूस हुए, आज तक बज रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं बढ़िया, जब मैंने अपने आँखों से और अपने कानों से रिकॉर्ड से सुने हैं वो तमाम नगमे, जैसे वो था ना पाकिस्तानी बड़े लड़कियाँ, हाँ तो ये डेली तो रब नकली करता था, डेली एक वो होता था, वो लिखता था और उसको निहाल अब्दुल्ला गाया करता था। पाकिस्तानी बड़े लड़कियाँ जिनकी सही ना जाए मार। अच्छा, ये भी मेरे सामने रिकॉर्ड हुआ है, इसमें खुर्शीद बेगम और ताज जंग खेड़ी होंगी जनानियाँ। अच्छा, ये हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं, गिलानी के यहाँ, मतलब सेंट्रल प्रोडक्शन में, हाँ, मतलब कराची में हुआ है। कराची में। अच्छा, इसके बाद जनाब आला ये भी मैंने अमरोई से अमरोई वाला खत्ता लाहौर, तेरे जानी सारों को सलाम। मेहदी अच्छा, हसन साहब की आवाज़। है मेहदी हसन साहब की मेहदी आवाज़। खान साहब की आवाज़ में। तो मेहदी हसन खान को मैंने बिल्कुल सेहतमंद देखा है। अयूब का एक टाट का होटल था, हाँ आपके ज़माने में था? हाँ, अयूब का होटल था, टाट का। आखिरी अपने लम्हों में था वो। हाँ, बिल्कुल। वो वहाँ बैठ के जमीन पर बैठ के मेहदी हसन खान साहब चाय पिया करते थे। भाई पंडित जी थे, मेहदी हसन के भाई गुलाम कादिर। गुलाम कादिर पंडित था। गुलाम कादिर पंडित का। तो अच्छा, ये नगमे मैंने खुद रिकॉर्ड होते हुए सुने, सारे जितने भी जंग के नगमे थे कराची से जो हुए थे मैंने खुद सुना। कई जगहों पे हमें नहीं मालूम कि उनके प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक बताइए। कौन कौन लोग थे उन गानों के या उन नगमों के। तो लाहौर में भी बहुत रिकॉर्डिंग है। यहाँ मोस्टली जो काम किया था, मतलब बिल्कुल नया आदमी है ना, बच्चा था उनके सामने। मोस्टली जिस आदमी ने यहाँ काम किया था वो तोराब नकवी था। अच्छा, मोस्टली जो कराची स्टेशन पे, और वहाँ खुद गिलानी साहब थे। वहाँ सेंट्रल प्रोडक्शंस में खुद गिलानी साहब थे। हाँ, ये तोराब था। वो एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम और भी, वो प्रोपेगेंडा का प्रोग्राम था। जफर सिद्दीकी नहीं, वो तो देखता चला गया, वो तो बहुत पहले की बात है। नहीं, जबरदस्ती नहीं था, वो तो एसएम सलीम था। ऐसे अच्छा, देखता चला गया, वो करते थे। देखता चला गया, एसएम सलीम करता था। मैं देख उसका आखिरी जुमले होते थे, देखता रहा बच्चा जमूरा टाइप भी कोई प्रोग्राम आया करता था उस आपके कराची स्टेशन का। वो मुझे बताया था किसी ने जी, मुझे भी याद आ रहा है। फिर 71 की वार होती है थोड़े से वक्फे के बाद जी, तब भी आप कराची में ही थे? मैं कराची में था। वो बहुत ही वार जो थी वो अपने मुंह से बोल रही थी कि ये खत्म हो रहा है मामला सारा, मुंह से अपने बोल रही थी। और 65 का अच्छा, आपको हैरत अंगेज बात बताऊँ मैं, जो बहुत कम लोगों को मालूम है। वहाँ का एक शख्स जो मर गया और उसकी बीवी फिर वहाँ वज़ीर आज़म बनी। बदरा रायके की बात कर रहे हैं? नहीं, सिलोन की बात कर रहे हैं? सिलोन की बिल्कुल नहीं, मैं बांग्लादेश की कह रहा हूँ। हसीना वाली। जिया जिया। हाँ, खालदा जिया। खालदा जिया। तो खालदा जिया का खामिन जो था 65 की वॉर में, ये आपके सुनने वालों को बहुत मज़ा देगा। 65 की वॉर में वो मेजर था खालदा जिया का खामिन, और लड़ा था इन सरहदों पर फॉर पाकिस्तान। फॉर पाकिस्तान आपकी इन सरहदों पर लड़ रहा था, ये जो थी लाहौर सेक्टर। तो उसने शमसुद्दीन भट्ट साहब इंटरव्यू के लिए गए, तो उसने कहा कि भट्ट साहब, मेजर था, बहुत मेजर, तो उसने कहा क्या मुमकिन है, आपने बड़े काम किए हैं, आपका बड़ा नाम है, तो क्या मुमकिन है आप रात को मेरे साथ खाना खाएं? तो भट्ट साहब ने कहा यार आ जाएंगे। भट्ट साहब को खाने का बड़ा शौक था, और आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। रात को भट्ट साहब को मैंने मत सुना, कुछ भी नहीं।
तो उसने कहा क्यों? कहने का बट साहब वो हो गई थी फायरबंदी। अच्छा। हाँ, तो बट साहब फायरबंदी हो गई, लेकिन उन्होंने जो हिंदुस्तान की फौज थी उसने बड़े करीब से हमारे 3 आदमियों को मार दिया। तो मुझे ऑर्डर मिला है उसका जनरल का कि इनके 3 आदमी रात तक मारो। स्कोर पूरा करो। हाँ, स्कोर पूरा करो, इनके 3 आदमी रात तक मारो। तो अब मैं 3 आदमियों को ढूंढ रहा हूँ, वो निकल ही नहीं रहे कहीं से। तो बट साहब सॉरी, आज आपको खाना नहीं खिला सकेंगे। तो वो 65 की वॉर की बात है ये। नहीं सर, देखिए भट्ट साहब 70, हम बात करें 71 की। 71 में बट साहब तो लाहौर के प्रोड्यूसर स्टेशन डायरेक्टर थे। सर देखिए, यस। बट साहब जो कुछ भी थे ना वो 65 की वॉर में थे। 71 की वॉर में कोई ऐसा कमाल दिखाया ही नहीं था रेडियो पाकिस्तान में, क्योंकि ये तो वॉर मैंने जैसे कहा कि अपने मुंह से पुकार पुकार के कह रही थी कि हम जा रहे हैं। नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि 70 उसकी वजह ये हुई थी, अभी तब हम लोग दफ्तरी बात करें कि उन्होंने अपने रेडियो स्टेशन के कोई 16 लोगों की रिपोर्ट खराब की भट्ट साहब ने। उसमें लोगों ने रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कम्युनिकेट होती थी कि जी हमने जो है वो 71 की वॉर में ये काम किए, वो काम किए। तो उसने कहा कि ये जो 6 दिन आपने काम किए, हाँ। इसके बदले क्या पूरे साल की रिपोर्ट आपकी ठीक हो जाएगी क्या? उन्होंने नहीं की थी ठीक। 16 लोगों की। अच्छा सर, आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं कि काजी वाजिद बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, बहुत आदमी भी बहुत बड़ा। तो स्टेशन डायरेक्टर थे बदर आलम साहब, मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो एक दफ़ा उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बुला के कहा कि यार मैं बहुत परेशान। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हुआ ये है कि मुझसे कहा गया है फलाने आदमी के लिए कि इसका वो जो अवार्ड्स मिलते हैं तमगाए उसने कारकर्दगी समथिंग लाइक हुस्न कारकर्दगी के लिए, हाँ तमगा हुस्न कारकर्दगी के लिए भी इसका नाम भेजो। मैं इसका नाम नहीं भेजना चाहता, मुझे ऊपर से हुक्म मिला है, मैं इसका नाम नहीं भेजना चाहता। इसने में दरवाज़ा खुला, काफी वाजिद आया, इसके हाथ में एक रजिस्टर था, वो प्रपोजल रजिस्टर जो होता था वो लेके बदर आलम साहब के पास आया। तो बदर आलम साहब ने कहा, बहुत शफीक थे बदर आलम साहब, तो उनका रख दो। तो ये चला गया। तो मैंने बदर आलम साहब से, बदर आलम साहब इससे मिलना चाहिए। यार कहने के बड़ी अजब बात बताई, कहने के बड़ी अजब बात। मैंने कहा इसको तमगा हुस्न कारकर्दगी मिलना चाहिए। कहने लगे हाँ। नहीं, वो जो रजिस्टर लेके आया वो भी काजी वाजिद थी। वाजिद था, तो मुझे याद कैसे आता? मैंने तो उसे देखा तो मुझे याद आया कि यार ये इसको तो अभी तक तमगा महमूद अली ले चुके उस पर उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया है कि इसका नाम न भेजो। वो तो पहले नो, अच्छा, वो तो किसी और के बारे में था कि उसका नाम भेज दो। वो नहीं चाहते थे भेजना। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि इसका नाम देना चाहिए। अरे यार कैसी है जब बात तुमने याद दिलाई। तो साइटेशन लिखा जाता था, साइटेशन लिखा जाता था। तो उन्होंने कहा यार तुम इसका साइटेशन लिखो काजी वाजिद का, और मैं उसका साइटेशन लिखता। तो मैं साइटेशन में गंदी बात हुआ, तुम इसका साइटेशन लिखो। मैंने काजी वाजिद का साइटेशन बड़ा खूबसूरत लिखा, सजा के। हाँ, और उन्होंने उसका साइटेशन लिखा। अच्छा, वहाँ सेक्रेटरीज बैठते हैं जो फैसला करते हैं, सीनियर मोस्ट सेक्रेटरीज, स्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी फलाना फलाना बैठते बैठे। तो उनका यार कराची से, वो यार कराची से रेडियो पाकिस्तान में किसको दे रहे हो? तो उनका सर फलाना है, ये नाम इसका ये है। तो यार इसको कोई जानता ही नहीं। और साहब दूसरा नाम भी है काजी वाजिद का। हाँ, इसको तो काजी वाजिद को मिल गया। तो काजी वाजिद को जब मिला तो उसको टेलीफोन पर पहले बताया जाता है कि आपको अवार्ड हो गया है, अवार्ड मिल गया है। तो
ही वॉज क्राइंग। उसने पहला टेलीफोन मुझे किया, कहने लगी तुमने जो है वो लिखा था मेरा साइटेशन और ये और वो मैंने कहा तुम वज़ीर आज़म साहब को भी टेलीफोन करो। मौसीकी के शोबे से आपने रेडियो का आगाज किया, ये कब आपको ख्याल आया जो आपका सबसे पसंदीदा और वो शोबा जिसमें आपने बहुत नाम कमाया, ड्रामे की तरफ आप कब राग़िब होते या क्यों हुए, क्या शौक आया आपको? असल में बस बेसिकली तो मेरे अंदर ड्रामा ही रहा, बेसिकली ड्रामा था मेरे अंदर। तो जब मैं ड्रामा सेक्शन मुझे दिया गया तो फिर मुझे पता चला, तो मैं ड्रामा सेक्शन में मैंने बहुत अरसे काम किया है, यानी तकरीबन समझिए आधी मुलाजमत मैंने वहाँ की है ड्रामा सेक्शन में। अच्छा, तो आपने जो सवाल किया वो बहुत अजब, बहुत। मैं पहले म्यूज़िक सेक्शन का आपको बता दूं। म्यूज़िक सेक्शन में अपने वक्त के बहुत बड़े बड़े आदमी कराची में जमा थे, लाहौर में इतने नहीं थे। लाहौर का जो हाँ, उनकी गैलेक्सी इसकी नस्बत छोटी, बिल्कुल छोटी थी। हामिद हुसैन था, एक और था खुर्शीद अली खान तबले वाले, खुर्शीद अली खान तबले वाले, बेशुमार लोग, कबीर साहब सितार वाले। कबीर खान तो ऐसा सितार वाला था कि लाजवाब सितार वाला था कबीर खान। ड्रामा आर्टिस्ट जो थे उस जमाने के, जिनके साथ आपने बहुत ही यादगार ड्रामे किए, उनको याद करते हैं आज भी? बिल्कुल। मैंने सबसे ज़्यादा जो ड्रामे किए वो किए मैंने तलत हुसैन के साथ। तलत हुसैन साहब, तलत हुसैन के साथ, बहुत बड़े ड्रामा आर्टिस्ट। तलत हुसैन कमाल के ड्रामा आर्टिस्ट थे, लेकिन उनको बाकायदा तौर पर उनको ख़राब करने में कुछ लोगों का हाथ था। और थोड़ी सुपीरियरिटी भी हो गई थी ना उनको। नहीं सर, सुपीरियरिटी भी हो गई थी। सुपीरियरिटी हो गई थी और उनको ख़राब करने में भी कुछ लोगों का हाथ था। और वो ये किया करते थे कि फिर वो मतलब रिहर्सल नहीं करना है, और वो थे भी ऐसे कि वो बगैर रिहर्सल के भी कर लेते थे ड्रामा। लेकिन दूसरे फिर एतराफ़ करते थे कि साहब ये क्या बात है कि ये रिहर्सल नहीं कर रहे और हम रिहर्सल। आपकी एक बात, मैंने आपको काम करते हुए देखा है, और उस वक्त एसएम सलीम भी थे, तो ये उनके होते हुए मुझे याद है भट्ट साहब ने कुछ तब्दीलियाँ की थी, तो एक प्रोग्राम वो करते थे रद्दी की टोकरी। हाँ, ठीक है, और सबके उन्होंने कहा था प्रोग्रामों को थोड़ा आईना, ठीक है ना। तो उनके होते हुए आपका ड्रामा का प्रोड्यूसर होना, और वो भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और आपके मुतालिक इनके लिए मुझे लगता है कि इनको ऑफ द रिकॉर्ड को कहते थे फन चक्की है ये, मतलब बहुत रगड़ा देते थे आर्टिस्टों को तंग करने की हद तक, मतलब आर्टिस्ट बेजार भी हो जाएगा, यार ये क्या चाह रहे हैं भाई, कितने सख्त प्रोड्यूसर। सही। मैं आपको बात बताऊँ कि बड़े बड़े तमाशे हुए हैं। उस जमाने में मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, क्या नाम था उसका, आईना। तो आईने में एक शख्स था। हाँ, मैं आपको क्या बताऊँ, एक आदमी आया, मैं महमूद अली के घर पे बैठा हुआ था। उसने आन के कहा पीछे से, अस्सलामु अलैकुम। तो मैंने कहा महमूद भाई कौन है? तो ये कहने लगे कि यार ये तुम नहीं जानते, ये कैस भाई हैं। कैस भाई उनका वैसे नाम था, क्योंकि वो जो ड्रामे थे इनके ख्वाजा मोइनुद्दीन के, उसमें वो गालिब के भतीजे बनते थे और अपना, हाँ, स्टेज ड्रामों में। तो उनकी आवाज़ थी। तो मैंने कहा कि आप कल टाइम आपके पास हो तो मेरे पास आइएगा। तो कहने क्यों? तो मैंने कहा मैं रेडियो पाकिस्तान में प्रोड्यूसर हूँ, मैं आपको ऑडिशन आपका करूँगा। तो वो मेरे पास आए, बैठे कुर्सी पे, कहा मुझे 3 दफ़ा एक प्रोड्यूसर का नाम लिया कि उसने बुलाया और मुझे फेल कर दिया, तो आप क्या मुझे पास करेंगे? तो मैंने कहा उनका नाम मैंने लिखा बगैर सुने हुए उन्हें,
बस सिर्फ अस्सलाम वालेकुम जो सुन लिया। अस्सलाम वालेकुम सुना था, उनका नाम लिख के, और मैं स्टेशन डायरेक्टर के पास गया तो मैंने कहा था कि मैंने एक आदमी रिकॉर्ड किया है बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी होती थी ना पहले। BCA। ए, तो मैंने कहा मैंने बी कैटेगरी में रिकॉर्ड किया है ना, तो कुछ ठीक आदमी। मैंने कहा साहब आप साइन करती है। उसने इतने खूबसूरत प्रोग्राम किए आईने के। नाम तूने अस्सलाम वालेकुम। आप कैस कोई शॉट देता है उनका नाम। हाँ, मैं नाम इस वक्त उनका भूल रहा हूँ, और बड़े गजब के प्रोड्यूसर थे। वो ये किया करते थे कि आज मेरे जान निकल जाएगी, आज मैं मारा जाऊंगा, इसलिए कि उनको मैं बहुत रगड़ा देता था। वो काम बहुत अच्छा करते थे। तो वो तो उसी वक्त होता है ना जब आप घिसते हो आदमी को अच्छी तरह। अच्छा, वो बात बीच में रह गई कि हाँ। तलत हुसैन के अलावा और कौन से आर्टिस्ट थे जिनसे आप बहुत इंस्पायर हुए और आज जी, भी आप मैं उनको आपको याद करते हैं? मैं 2 दफ़ा सिर्फ अब्दुल वाजिद मेरे प्रोग्राम में आए, 2 दफ़ा। मैं जिंदगी में मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जिसको जेलसी ना होती हो, बल्कि वो चाहता हो कि अगला आदमी भी सीखे। तो पहली दफ़ा जब मैंने ड्रामा किया तो अब्दुल माजिद वॉज हीरो। तो अब्दुल माजिद से मैंने कहा कि माजिद भाई मुझे ड्रामा मैं पहली मरतबा कर रहा हूँ, और उन्होंने तुम बिल्कुल परवाह न करो, तुम करते रहो ड्रामा, या रिहर्सल कराते रहो, और रिहर्सल कराने के बाद फिर मैं तुम्हें पॉइंट्स बताऊँगा कि क्या तुम्हें करना चाहिए अकेले में, ताकि तुम्हें भी उनको एहसास ना हो आर्टिस्टों को। मैं रिहर्सल कराता रहा। तो मेरी एक बुरी आदत थी, जो फोर्स रिहर्सल होती है वो रीडिंग होती है, मैं उसी में वो शुरू हो जाता था कि मेरी थी नेचर कैसे एक्ट किया जाए। हाँ, क्या ऐसे यूं यूं बोलो। अच्छा, तो उन्होंने जब सब चले गए तो उन्होंने कहा ये तो फर्स्ट रिहर्सल में बोलते नहीं है, बड़ा जब्त करते हैं। ये सिर्फ इसलिए होती है कि लफ्ज उसके जहन पे आ जाए, रीडिंग हो जाए, तलफ़ुज़ ठीक हो जाए। तलफ़ुज़ हाँ। ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। ठीक, सेकंड में आप बोलिए। तो 3-3 दिन एक ड्रामे की रिहर्सल और उसके पैसे भी दिए जाते थे, रिहर्सल रिहर्सल फी। फी भी होती थी, 3 रिहर्सल फीस भी। मुझे याद नहीं है। यस यस। हाँ, हाँ, बड़ी नॉमिनल सी होती थी, लेकिन रिहर्सल भी होती थी। रिहर्सल होती थी। तो अच्छा, ये आदत इनकी इसलिए भी ज़्यादा पुख्ता हो गई होगी रिहर्सल की। जैसे कुछ देर पहले ये बता रहे थे कि इन्होंने बहुत लाइव ड्रामे किए, और लाइव ड्रामा करना जो है Perfection चाहिए। उसके लिए तो बहुत परफेक्शन चाहिए ना। अच्छा, उसके लिए आखिरी जो आदमी होते थे ना, वो बड़े परफेक्ट आर्टिस्ट होते थे। उनको ये मालूम होता था कि 10 बजे खबरें आएंगी, वो आपको काट देगा। हाँ, वो आपको काट देगा। तो उनको ये मालूम होता था कि अब 9:30 बजे, यानी 9 बजे ख़त्म होना चाहिए था कि नामों का अनाउंसमेंट हो जाए। तो वो ये करते थे कि वो नहीं, वो जो कच्चा आर्टिस्ट होता ना, उसको उसके 3 पेज अलग कर उसके उंगली रख देते थे, यहाँ से शुरू कर दे। अच्छा, ड्रामा जब वो होता है लाइव, तो कोई मामूली सी मिस्टेक पता नहीं चलती, कब जाती है। हाँ, वो उसको मालूम होती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं इनको थोड़ा सा मैं आपको एक प्रॉम्प्ट और- करूं इनको। आपने नाम पूछे ना, तो महमूद अली खवातीन में अपना साहिदा सैयद साहिबा। साहिदा, वो तो इनकी फेवरेट हाँ, थी, हाँ। और बड़ी परफेक्ट। हाँ। क्या बात। और साहिदा सैयद है। फिर वो कई नाम, वो हमारे जजन को भी इंतकाल हुआ है हाल ही में, कुछ अर्सा हुआ। टीवी में भी बड़ी मशहूर थी वो खातून। और इस तरह से काजी माजिद ज़ात खुद, ये तो मेरे पैट लोग थे ना, पैट लोग थे। अच्छा, इनमें से वो जो अर्शे साहब है मुनीर साहिबा। अर्शे मुनीर। अर्शे मुनीर के तोते का मैंने आपको सुना है? नहीं। हाँ हाँ, अब वो बहुत हम लोग लाइट वे में बात कर रहे हैं। अरशद मुनीर का एक तोता था, उसको मोहल्ले के लड़कों ने गालियाँ निकाली। मोहल्ले के लड़कों ने मोहल्ले गालियाँ निकाली उसको। तो वो अरशद मुनीर, जब मैं उनके घर जाता था कभी, वहाँ रहती थी फेडरल कैपिटल एरिया में, तो कहा करती थी बेटा इसके पास न जाना, इसके पास न जाना।
खैर वो हम लोग चले जाते थे, वो हमको ऐसी देता था सन्नाटे की गालियां के बाद। मिस तैमूरी एक दफा गई, अब मिस तैमूरी ने, अब मैं और वाजिद दोनों थे, हमने कहा मिस तैमूरी तोते के पास में जाइएगा। नहीं, क्यों नहीं जाऊं, तोता है वहाँ। मिट्ठू बेटे ने सन्नाटे की एक दी, ये पता नहीं क्या कर रहा है। मैं और वाजिद ने कहा नहीं पता चल गया है क्या कर रहा है। आप बैठ गए, तो वो बड़े जब अच्छा, कुछ देर पहले जो है, अब आपने जिक्र फरमाया कि वालिद साहब आपके जो थे जी, वो शायद आपके इस हक में नहीं थे कि आप ये सब काम करें जो लिखने आपने पढ़ने किए। का या ड्रामे का या रेडियो। खुद वो बहुत लिखने पढ़ने का काम करते थे, कुछ उनका तो ओढ़ना बिछोना हाँ मतलब कालम उन्होंने जबरदस्त लिखे। आधा सालों चला मातरी की जिंदगी में। फिर मातरी के बाद जब वो चला गया डॉन को वो पर्चा, हाँ मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, वो ये है कि मेरे वालिद साहब ने, ये खानदान की बात होती है, फैमिली ट्रेडिशंस होती हैं। तो मेरे वालिद साहब ने एक दफ़ा लियाकत अली खां की बेगम जो थी वो गवर्नर बन गई थी, राणा लियाकत अली खां। तो मेरे वालिद साहब ने कहा था कि ये खातून है, इनको गवर्नर्स जबरदस्त गवर्नर्स कहना चाहिए। ये था बड़ा मज़ेदार बात। तो ये जो उसका अब मालिक है डॉन का, हारून के, हमीद हारून साहब, तो उन्होंने वालिद साहब को बुलाया, कहा कल आपकी डांट खाने का दिन है। तो मेरे वालिद ने कहा मुझे कौन डांटेगा, क्योंकि उनको तो था कि मैं छोड़ लूँगा नौकरी। उनका मेरी बात था, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे सीनियर आदमी होते हैं और बुजुर्ग होते हैं उनको वही डांटती है, तो मेरी गलती क्या है। तो उन्होंने तो कल ही बताएंगे आपको। बस उन्होंने ये कहा कि मुझे उन्हें डांटना है। तो कमरे में कोई नहीं था, तो भेजा गया। तो नसरुल्लाह साहब आपके कैसे मिजाज हैं? अच्छा मतलब तो कुछ मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। उनका फरमाएं। तो कहने कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत लोगों के दिलों के करीब होते हैं और उनके बहुत ज़्यादा उनको लोग अपना लीडर समझते हैं, बुजुर्ग समझते हैं, उनकी कुर्बानियों को मानते हैं। तो राणा लियाकत अली खां में से हैं, तो आपने इनको लिखा है, तो ये अच्छा नहीं हुआ मेरा ख्याल है। तो ऐसा मैं सॉरी, आइंदा भी नहीं करूँगा ऐसा।